द ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप के इस नए और सघन विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का हमारा ये डीप डाइव एक बहुत ही विशेष और कहूँ तो एक बेहद गहन मनोवैज्ञानिक फील्ड मैनुअल पर आधारित है। हाँ, और ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये द व्हाइट लाइट सिस्टम के संस्थापक और प्रसिद्ध लेखक कानव सचदेव द्वारा लिखा गया एक मास्टरपीस है। इसका शीर्षक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह रचना मैनिफेस्टेशंस एंथोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की इस चर्चा को शुरू करने से पहले मुझे लगता है एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर देनी चाहिए। हम इस मैनुअल को किसी रहस्यमयी, जादुई या किसी भी तरह की हवाई बातों से नहीं जोड़ने वाले हैं। सही कहा। इस विश्लेषण में किसी भी तरह के वू या अव्यवहारिक नजरिए के लिए कोई जगह नहीं है। कानव सचदेव ने इस विषय को जिस तरह से पेश किया है वो विशुद्ध रूप से मानसिक वास्तुकला यानी मेंटल आर्किटेक्चर और मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। मतलब हम केवल ठोस क्लिनिकल और वैज्ञानिक तथ्यों पर ही बात करेंगे। बिल्कुल। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि मानव मस्तिष्क का ये हार्डवेयर असल में काम कैसे करता है। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। कानव सचदेव की ये पुस्तक कितनी व्यवस्थित और मूल्यवान है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मानव मन के सबसे जटिल हिस्सों को एक इंजीनियर की तरह खोल कर रख देती है। और जो चर्चा हम आज करने वाले हैं वो उस विशाल वास्तुकला की केवल एक छोटी सी झलक मात्र है। एकदम सही बात है। इस सिस्टम को पूरी तरह से मास्टर करने और अपने दिमाग के हार्डवेयर को रीप्रोग्राम करने के लिए उस मूल मैनुअल का होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जिसे लेखक मानसिक वास्तुकला का ब्लूप्रिंट कहते हैं। इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम दिमाग के ढांचे को एक बहुत बड़े समुद्री जहाज के रूप में देख सकते हैं। सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड उस जहाज के कप्तान की तरह है जो डेक पर खड़ा है, जो आसपास देखता है और दिशा तय करता है। वो विश्लेषण करता है और ये तय करता है कि जहाज को किस दिशा में जाना है। लेकिन असल कहानी पानी की सतह के नीचे चल रही होती है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस जहाज का विशाल इंजन कक्ष है, जो असल में पूरी शक्ति उत्पन्न करता है। बिल्कुल। कप्तान के आदेश का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक वो भारी भरकम इंजन सही दिशा में काम न कर रहा हो। अक्सर लोग जीवन भर डेक को साफ करने या कप्तान के आदेशों को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असल खराबी इंजन कक्ष में होती है। ये तुलना सच में बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। और अगर हम विज्ञान के नजरिए से इनकी प्रोसेसिंग गति की बात करें तो ये अंतर सचमुच चौंकाने वाला है। नैदानिक स्तर पर ये अंतर बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि सचेत मन असल में बहुत धीमा है और पूरी तरह से तर्क पर आधारित है। हार्वर्ड और अन्य न्यूरोलॉजिकल अध्ययनों से पता चलता है कि सचेत मन एक सेकंड में लगभग 40 से 50 बाइट्स डेटा ही प्रोसेस कर सकता है, और इसके ठीक विपरीत प्रोसेसिंग कर रहा होता है। और यही वो जगह है जहां सचेत और अवचेतन मन का ये भारी अंतर लोगों के जीवन में संघर्ष पैदा करता है। सचेत मन एक समय में केवल कुछ ही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि अवचेतन मन एक असीमित डेटाबेस की तरह है। हाँ, जहां किसी भी इंसान के बचपन से लेकर आज तक की हर एक स्मृति, हर एक भावना और हर एक धारणा दर्ज है। जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से यह निर्णय लेता है कि उसे वजन कम करना है या कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, तो अवचेतन मन तुरंत उस निर्णय को अपने विशाल डेटाबेस से क्रॉस चेक करता है। और अगर वो नया निर्णय पुरानी प्रोग्रामिंग से मेल नहीं खाता तो वो 1,10,00,000 बाइट्स वाला सुपर कंप्यूटर उस 50 बाइट्स वाले सचेत मन को आसानी से हरा देता है। यही कारण है कि केवल इच्छा शक्ति या मोटिवेशन से कोई बड़ा बदलाव लाना इतना मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेखक कानव सचदेव ने अपनी पुस्तक में इस वास्तुकला को जितनी गहराई से पिरोया है, उसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अनजाने में अपने ही खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। आज हम जो प्रोटोकॉल निकाल रहे हैं वे निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन स्थायी सफलता के लिए श्रोताओं के पास उस पुस्तक का पूरा ब्लूप्रिंट होना अनिवार्य है। क्योंकि बिना पूरे ब्लूप्रिंट के कोई भी इंसान केवल सतह पर ही संघर्ष करता रहेगा। इस गहराई में जाने पर हमें उस चीज का सामना करना पड़ता है जिसे कानव सचदेव साइलेंट आर्किटेक्ट या शांत वास्तुकार कहते हैं। ये वास्तुकार कभी सोता नहीं है, कभी छुट्टी भी नहीं लेता। हाँ, और ये इंसान की वास्तविकता का लगातार निर्माण कर रहा है। इसे समझने के लिए हमें धारणाओं यानी बिलीव्स को देखना होगा।
यहाँ मुद्दा सच में बहुत रोचक हो जाता है। मैनुअल ये स्पष्ट करता है कि धारणाएं कोई जादुई विचार नहीं है। सीमित करने वाली धारणाएं और सशक्त करने वाली धारणाएं असल में दिमाग के बैकग्राउंड में चलने वाले कंप्यूटर कोड या स्क्रिप्ट हैं। एकदम एक सॉफ्टवेयर की तरह। बिल्कुल। जैसे एक सॉफ्टवेयर में अगर कोई बग या खराब कोड लिख दिया जाए तो वो सबसे महंगे कंप्यूटर को भी क्रैश कर सकता है। वैसी हमारे अवचेतन में छिपी सीमित धारणाएं हमारी सफलता को क्रैश कर देती हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैनुअल में एलेक्स की बहुत ही शानदार केस स्टडी दी गई है। एलेक्स का उदाहरण कई लोगों के जीवन से मेल खाता है। वो एक बेहद सफल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लग रही थी। अच्छा पद, बढ़िया वेतन, लेकिन अंदर ही अंदर वो भारी तनाव का सामना कर रहा था। किसी भी महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग से पहले उसे पसीने आने लगते थे, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसकी सचेत इच्छा थी कि वो शांत रहे क्योंकि उसके पास सारा डेटा और तैयारी थी। लेकिन उसका अवचेतन एक अलग ही स्क्रिप्ट चला रहा था। सही कहा। उसके अंदर मैं कभी भी पर्याप्त नहीं हूँ या अगर मैं यहाँ विफल हुआ तो मेरा कोई मूल्य नहीं रहेगा वाली स्क्रिप्ट चल रही थी। ये एक बहुत ही क्लासिक स्थिति है जहां सचेत मन और अवचेतन मन के बीच युद्ध चल रहा है। और जब एलेक्स ने ध्यान यानी मेडिटेशन के माध्यम से अपने अवचेतन के इस गहरे भय को पहचाना और उस कोड को डीबग किया तो क्या हुआ? इसका प्रभाव केवल मानसिक नहीं था। नहीं, इसका प्रभाव सीधा और विशुद्ध रूप से शारीरिक था। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब एलेक्स ने अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को बदला तो उसके कॉर्टिसोल लेवल और उसके ब्लड प्रेशर में 40% की भारी कमी दर्ज की गई। 40% की कमी? ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक विचार या अवचेतन स्क्रिप्ट सीधे तौर पर हमारी नसों में बहने वाले रसायनों को नियंत्रित कर रही है। और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो क्या ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? 100%। न्यूरोप्लास्टिसिटी विज्ञान का वो सिद्धांत है जो ये साबित करता है कि मस्तिष्क का भौतिक ढांचा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बार बार सोचे जाने वाले विचार मस्तिष्क की भौतिक संरचना को दोबारा ताड़-ताड़ कर देते हैं, उसे रीवायर कर देते हैं। एलेक्स ने जब अपने अवचेतन को एक नई स्क्रिप्ट दी तो उसने अपने दिमाग के न्यूरल पाथवे में एक नया रास्ता बनाना शुरू किया, जिसने अंततः उसके नर्वस सिस्टम को हमेशा के लिए शांत कर दिया। इसका सीधा अर्थ ये है कि इंसान सचमुच अपने दिमाग के हार्डवेयर को विचारों के सॉफ्टवेयर से बदल सकता है। ये जानकारी जीवन बदलने वाली है। और मैनुअल ये भी स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य या करियर तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अवचेतन मन रिश्तों की यांत्रिकी यानी रिलेशनशिप मैकेनिक्स को भी पूरी तरह से नियंत्रित करता है। रिश्तों को अक्सर लोग केवल प्यार और भावनाओं के नजरिए से देखते हैं, लेकिन कानो सचदेव इसे मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग के रूप में बहुत ही तार्किक ढंग से समझाते हैं। मैनुअल में दी गई सारा की केस स्टडी इसे बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। सारा एक 28 वर्षीय सफल मार्केटिंग प्रोफेशनल थी। वह सचेत रूप से एक स्थिर और प्यार भरा रिश्ता चाहती थी। लेकिन हर बार जैसे ही कोई रिश्ता 3 महीने का आंकड़ा पार करता और गंभीर होने लगता, वो खुद ही उस रिश्ते को तोड़ जाती थी। क्योंकि वो अकेले छूट जाने के डर यानी फियर ऑफ अबैंडनमेंट से बुरी तरह जूझ रही थी। सचेत रूप से वह प्यार खोज रही थी, लेकिन अवचेतन रूप से वो खुद ही तबाही मचा रही थी। मनोविज्ञान की भाषा में इसे एंग्शियस और अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स कहा जाता है। इसे इस मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग के रूप में समझाया गया है कि जब बचपन में किसी व्यक्ति को सुरक्षा का एक स्थिर वातावरण नहीं मिलता, तो उसका अवचेतन मन उसे भविष्य के दर्द से बचाने के लिए एक प्रोग्राम लिख लेता है। वो प्रोग्राम कहता है कि इससे पहले कि कोई मुझे छोड़े और मुझे दर्द हो, मैं ही स्थिति को खराब करके बाहर निकल जाऊं। ये कोई भावना नहीं है, ये एक विशुद्ध डिफेंस मैकेनिज्म है। एक रक्षा प्रणाली जो अवचेतन मन ने उस इंसान को बचाने के लिए बनाई थी। सारा बस उसी पुरानी प्रोग्रामिंग को प्ले कर रही थी। लेकिन यहाँ एक चीज है जो थोड़ी तकनीकी हो जाती है। आप सचेत सहानुभूति और अवचेतन सहानुभूति के अंतर की बात कर रहे हैं। हाँ, सचेत सहानुभूति तो समझ आती है, जहां हम तर्क के आधार पर किसी की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैनुअल ये कहता है कि भावनाएं विशिष्ट आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसीज का उत्सर्जन करती हैं। और इसे क्वांटम भौतिकी और जीव विज्ञान के सिद्धांतों के माध्यम से देखा जा सकता है। मानव शरीर और मस्तिष्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। ईसीजी या ईईजी जैसी मशीनें असल में दिल और दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही तो मापती हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अंदर से डरा हुआ या असुरक्षित होता है, तो उसके शरीर का रसायन बदलता है। बिल्कुल।
और उसका अवचेतन मन एक विशिष्ट स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित करता है। सामने वाले व्यक्ति का अवचेतन सुपर कंप्यूटर उन सूक्ष्म संकेतों को तुरंत पकड़ लेता है, भले ही सचेत रूप से एक भी शब्द न बोला गया हो। यही कारण है कि हम कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी व्यक्ति के आसपास असहज महसूस करते हैं। ये दो अवचेतन मनों के बीच का बैकग्राउंड डेटा ट्रांसफर है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। और इसलिए श्रोताओं को यह याद दिलाना जरूरी है कि कानव सचदेव के मैनुअल में इन जटिल भावनात्मक तारों को फिर से जोड़ने के लिए जो तकनीकें दी गई हैं, वे जीवन बदलने वाली हैं। इस पूर्ण प्रणाली को समझे बिना कोई भी इंसान अपने रिश्तों को पूरी तरह नहीं सुधार सकता। और इन तारों को जोड़ने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समय घटित होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? सपने क्या हैं? अक्सर लोग सपनों को रहस्यमयी दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन कानव सचदेव इस रहस्यमयी छवि को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वे सपनों को एमिगडाला की मेमोरी कंसोलिडेशन और डेटा प्रोसेसिंग गतिविधि के रूप में स्पष्ट करते हैं। दिन भर हमने जो भी जानकारी इकट्ठी की है, रात में हमारा अवचेतन मन उस विशाल डेटा को प्रोसेस करता है। वह उसे छांटता है, जरूरी चीजों को सेव करता है और बाकी को डिलीट कर देता है। यही प्रोसेसिंग हमें सपनों के रूप में दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मैनुअल में वैदिक ढांचे का जो नैदानिक विश्लेषण किया गया है, वो अद्भुत है। हाँ, मांडुक्य उपनिषद की 4 अवस्थाओं को चेतना के तकनीकी स्तरों के रूप में पेश किया गया है। जागृत यानी चेतनावस्था, स्वप्न यानी अवचेतनावस्था, जहां वो सारा डेटा प्रोसेस हो रहा है। सुषुप्ति, जो गहरी नींद है, और अंत में तुर्य, जिसे पारलौकिक स्तर कहा गया है। इसी वैदिक ढांचे में अग्नि के सिद्धांत को भी बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। यहाँ अग्नि मानसिक कचरे यानी मेंटल क्लटर को जलाने वाले एक टूल के रूप में काम करती है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर सपने केवल दिन भर का कचरा साफ करने वाली डेटा प्रोसेसिंग है, तो उनका उपयोग महान खोजों में कैसे हुआ? ये बहुत ही शानदार बिंदु है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आधार एक सपने में देखा था। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को जटिल गणितीय सूत्र सपनों में मिलते थे। मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल का पूरा सटीक खाका एक सपने में देखा था। अगर ये सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग है, तो ये महान खोजें कैसे हुई? क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा सचेत मन, वो धीमा कप्तान, अपनी सीमाओं और तर्कों के साथ सो जाता है। अब वह 1,10,00,000 बाइट्स प्रति सेकंड की गति वाला अवचेतन सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो बिना किसी रुकावट के डेटा के बीच नए पैटर्न और कनेक्शन खोजता है, जो सचेत अवस्था में असंभव थे। ये सबसे उन्नत डेटा माइनिंग प्रोसेस है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि इस सुपर कंप्यूटर को हम खुद अपने फायदे के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। एफएमआरआई स्कैन के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो बताते हैं कि ध्यान कैसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि को कम करता है और निर्णय लेने वाले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भौतिक रूप से मजबूत करता है। मैनुअल, व्यवहारिक और यांत्रिक प्रोटोकॉल प्रदान करता है, जो श्रोता आज उपयोग कर सकते हैं। पहला है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक कथन। इन्हें सिर्फ इच्छाओं की तरह नहीं, बल्कि अवचेतन में डाले जाने वाले नए कमांड या कोड इंजेक्शन की तरह उपयोग करना चाहिए। एक स्पष्ट कमांड, ताकि मस्तिष्क के न्यूरल पाथवेज दोबारा लिखे जा सकें। दूसरा टूल है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक पूर्वाभ्यास। ये अपने दिमाग में एक माइंड मूवी चलाने जैसा है, जिससे सचेत और अवचेतन मन के लक्ष्यों को अलाइन किया जा सके। क्योंकि मस्तिष्क के लिए वास्तविक अनुभव और सजीव रूप से कल्पित अनुभव के बीच अंतर करना मुश्किल होता है। और तीसरा प्रोटोकॉल है प्लेसिबो प्रभाव। इसे मानसिक इंजीनियरिंग का अंतिम परिणाम बताया जाता है, जहां केवल अपेक्षा के दम पर शरीर के हीलिंग मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि शरीर खुद को ठीक कर सकता है, जब अवचेतन मन को सही कमांड मिले। ये जानकारी पूरी तरह से क्लिनिकल और विज्ञान पर आधारित है। और यहाँ एक पुनर्स्पष्टीकरण देना बहुत आवश्यक है। श्रोताओं को याद दिलाया जाता है कि आज के एपिसोड में हमने केवल सतह को छुआ है। इस फील्ड मैनुअल की सघनता इतनी अधिक है कि इसके बिना अवचेतन की पूरी क्षमता को अनलॉक करना असंभव है। मानव मन एक ऐसी उन्नत मशीन है जिसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझना अनिवार्य है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक उत्तेजक विचार छोड़ना चाहते हैं। एक बहुत ही गहरा सवाल। यदि अवचेतन मन वास्तव में इंसान की पूरी वास्तविकता का निर्माण कर रहा है, तो आज उस अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? क्या व्यक्ति स्वयं अपने दिमाग का वास्तुकार है, या फिर उसके आसपास का वातावरण और मीडिया
चुपचाप उसके दिमाग का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर हम खुद अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो कोई और ये काम कर देगा। इसलिए ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि अवचेतन मन को स्थायी रूप से रीवायर करने और इन जटिल प्रणालियों में महारत हासिल करने के लिए पूर्ण निर्देशों की आवश्यकता है। श्रोताओं से दृढ़तापूर्वक आग्रह किया जाता है कि वे अभी अमेज़न, गूगल प्ले या किसी भी प्रमुख पुस्तक विक्रेता से प्रसिद्ध लेखक कानव सचदेव की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड खरीदें। इसके अतिरिक्त श्रोताओं को ये भी पुरजोर सलाह दी जाती है कि वे स्पॉटिफाई और गूगल प्ले पर उपलब्ध इस पुस्तक के आधिकारिक ऑडियो बुक को जरूर सुनें। सुनकर सीखने से ये ज्ञान अवचेतन में पूरी तरह उतर जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप सुनने के लिए धन्यवाद। अपने दिमाग के वास्तुकार स्वयं बने।